गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का 5th चैप्टर प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियड्स। जी हाँ, तो जितने जो भी प्रेडिक्टेबल के बारे में आपने कंसेप्ट पढ़ा और जितने भी कंसेप्ट है, चाहे वो कोई भी साइंटिस्ट का हो, चाहे वो मेंडलीफ का हो, न्यूलैंड का हो, या मॉडर्न जो प्रेडिक्टेबल पिछला लेक्चर जो था वो मोस्ले साहब का और नेल्स बोर का, तो उसके बारे में जितना भी आपने पढ़ा, तो अब ये सारे चीज़ों के बारे में आप एक इम्प्लीमेंशन करेंगे, संशोधन करेंगे और कुछ कंसेप्ट है उसके बारे में जानेंगे। वो ये कि अगर हम लोग कभी भी प्रेडिक्टेबल के अंदर में अगर उसके पीरियड्स के अंदर अगर हम लोग पीरियड्स के अकॉर्डिंग अगर बढ़ेंगे तो उसकी साइज क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, उसके एटम्स के जो केमिकल रिएक्टिविटी है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे, एफिनिटी क्या होती है, ये सारे चीज़ों के बारे में चलिए हम लोग इस लेक्चर के अंदर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्या बात करेंगे बाबू? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि जो एलिमेंट है अगर उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर जो उसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, हम लोग उसी को क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर क्या बाबू? मोस्ट सेल। जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो चलो हम लोग थर्ड पीरियड ले लेते हैं। कौन सा पीरियड ले लेते हैं? थर्ड पीरियड। देखो, बात हम करेंगे शॉर्ट्स पीरियड के बारे में ही, जो जनरली जो हम लोग बात करते हैं। अब देखो, कुछ एलिमेंट्स कोई ऐसा पीरियड भी है जिसके अंदर में 32 एलिमेंट्स हैं। अब सोचो 32 एलिमेंट लिखेंगे और उसके ऊपर किसी चीज़ को समझेंगे तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। और साथ ही साथ ऐसे तो मान के ये चलो ही एकदम 100% कि जो भी कंसेप्ट अभी हम पीरियड्स में बोलेंगे, जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उसी को पीरियड्स बोलते हैं, तो वो सारे कंसेप्ट सारे पीरियड पर हुबहू वैसा ही अप्लाई होगा। हाँ, ट्रांजिशन वाले में और इनर ट्रांजिशन वाले में लिटिल बिट चेंज कर सकता है कि कहीं अचानक से वैलेंसी बढ़ जाए या कहीं हो सकता है कि कांस्टेंट रहे, लेकिन जनरली जो शॉर्ट्स वाले में जो है वो बिल्कुल सेम होते हैं। तो हम एक छोटा सा थर्ड पीरियड ले लेते हैं। थर्ड पीरियड में कौन आ जाएगा बाबू? सोडियम वाला आ जाएगा। तो सोडियम, उसके बाद कौन होता है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है ना, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और उसके बाद आर्गन। अब देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे हम लोग? तो इसकी एटॉमिक नंबर होती है 11, तो ये हो गया 281, ठीक है। तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मान के चलो Ve बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 है, यहाँ 282, यहाँ क्या हो जाएगा 283, यहाँ हो गया 284, यहाँ है 285, 286, 287 और आर्गन के लिए हो गया 288। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो तुम ही बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है पीरियड में? अगर हम लोग लेफ्ट से राइट अगर जा रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तुम ही बताओ ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सर प्रभाव पड़ रहा है कि वो इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग लिख देंगे क्या कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए प्रेडिक्टेबल, राइट इन प्रेडिक्टेबल, देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देन क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस। क्या लिख देंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस। तो याद रखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज करता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करेंगे दूसरा कंसेप्ट जो है हमारा, क्या? वैलेंसी। क्या है बाबू? वैलेंसी। तो ये क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ चार्ज। क्या? नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आयन। जो आयंस के ऊपर प्रेजेंट जो चार्ज होते हैं
उसी के ऊपर या रेडिकल्स के ऊपर या रेडिकल्स लिख दे रहे हैं, उसी को हम लोग वैलेंसी मानते हैं। ठीक है, चार्ज की संख्या को, न कि प्लस और माइनस को। प्लस और माइनस में नहीं होता है वैलेंसी, याद रखेंगे। वैलेंसी प्लस माइनस में नहीं होगा, वो एक नंबर है। इट इज ए नंबर लिख दे रहे हैं, इट इज ए नंबर। तो तुम ही सोचो क्या प्रभाव पड़ेगा। सोडियम होता है 1+, मैग्नीशियम होता है 2+, एल्यूमिनियम है 3+, सिलिकॉन का काम है शेयर करना, फास्फोरस 3 निगेटिव, सल्फर 2 निगेटिव, है ना, सल्फर 2 निगेटिव, क्लोरीन 1 निगेटिव और आर्गन 0 होता है, इनर्ट होता है ये। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ 1 है तो 1 हो गया वैलेंसी, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 जो कैपेसिटी होती है वो भी वैलेंसी कहलाता है। तो शेयर करेगा 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। 3 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 1 वैलेंसी और 0। मतलब वैलेंसी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है कि वैलेंसी स्लोली इंक्रीज कर रहा है, पहले इंक्रीज कर रहा है, देन आफ्टर डेट डिक्रीज कर रहा है और 0 तक चला जा रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे, यहाँ देखो इस कोने में एक छोटा सा कंसेप्ट लिख रहे हैं कि वैलेंसी इज इंक्रीजेज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन periodic table after decreases a specific interval है ना, एक खास अंतराल के बाद 0 जो है वो घट जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक इंटरवल। और ये कहाँ से बढ़ेगा, 1 से लेकर के 4 तक, और 4 से लेकर के फिर क्या हो जाएगा 0। पहले 1 से 4 तक बढ़ेगा और फिर हो जाएगा 0। तो याद रखेंगे कि वैलेंसी जो होती है वो पहले बढ़ती है फिर घटती है, घटेगी तो 0 तक चली जाएगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे बाबू एटॉमिक साइज के बारे में, कि एटॉमिक साइज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखो एटॉमिक साइज जो होती है वो लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल के अंदर में जो है ना वो डिक्रीज करती है। अब सोचो कि वो डिक्रीज करेगा, तो सबसे पहले तो इसको समझेंगे कि एटॉमिक साइज, देखो हम वही थर्ड पीरियड की ही बात करते हैं। तो सबसे पहले लिख दे हैं कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन predictable then atomic size is decreases। क्या डिक्रीजेज, एटॉमिक साइज जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। याद रखेंगे इस बात को। अब बात रहेगी क्यों डिक्रीज करेगा, तो सबसे पहले देखो हम बता दे रहे हैं। मान लो कि हम यहां ले लेते हैं सोडियम को, ये क्या है सोडियम। इसके बाद हम ले लेते, ये लिख देते हैं यहां सोडियम। यहां ले लेते हैं हम मान लो मैग्नीशियम को, यहां ले ले हम एल्यूमिनियम को, यहां बात करें हम सिलिकॉन की, इसके बाद फास्फोरस, क्लोरीन, फिर आर्गन। ऐसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ऐसे याद रखना इस बात को। हो सकता है कि सिमिलर ही दिख जाए कोई कोई, जैसे ये वगैरह सिमिलर दिख रहा है, थोड़ा सा इसको और साइज को बड़ा किया जाए ऐसे, ठीक है ना, इससे सिमिलर दिख रहा था। लेकिन ऐसा ही होता है कि साइज धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। देखो इसको थोड़ा और साइज छोटा करना पड़ेगा, इसका लग ही रहा है देखने ही में बड़ा। ठीक है, अब सही हो गया, साइज छोटा चला गया। तो इधर से इधर जाने पर साइज इसलिए छोटा होता है क्योंकि देखो सोडियम के जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, यहाँ 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17, यहाँ हो गया 18। तो इसमें कितना प्रोटॉन होगा, तो 11, इसमें 12, इसमें 13, इसमें 14, इसमें 15, इसमें 16, इसमें 17 और इसमें 18।
तुम समझो यहाँ 11 प्रोटॉन है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल के अंदर, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 2 3 4 5 है, वहाँ 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, और 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इनर्ट है इसलिए हम लोग इसमें बात उतना ही करते हैं, बात यहीं तक क्लोरीन तक ही करेंगे। अब देखो यहाँ 11 प्रोटॉन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, 11 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और यहाँ 12 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ 13 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ 14 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो एक बात समझो कि जैसे जैसे प्रोटॉन के चार्ज, प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और इसी को हम लोग न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन होते हैं, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीजेज, बढ़ रहा है लेफ्ट से राइट जाने पर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। इस कारण से जो है आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है न्यूक्लियस के द्वारा, क्योंकि जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेगा बाहर के ऊपर शिल्डिंग प्रभाव, मतलब शिल्डिंग में प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो प्रोटॉन ज़्यादा फोर्सफुली खींचेंगे, इस कारण से कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है साइज। तो लिखेंगे क्या कि ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ number of protons in a nucleus and number of electrons is also increases in outermost cell. Force of attraction is increases, then size is decreases. Due to which size is decreases, ऐसा लगाएंगे, then नहीं, due to which size is decreases, जिसके कारण साइज क्या होता है? घट जाता है, और इसी को हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोला जाता है। इसको याद रखेंगे, इस बात को। आप इसका भी साइज ले लीजिए तो याद रखेंगे कि सबसे छोटा साइज किसका होगा? क्लोरीन का, आर्गन का नहीं होगा। आर्गन का इसलिए नहीं होता क्योंकि वो इनर्ट है, उस पर हम लोग बात नहीं करते हैं, ठीक है। और इसमें अपना ग्रुप में सबसे बड़ा, ये अपना पीरियड में सबसे जो बड़ा साइज का होता है क्लोरीन का होता है, सबसे जो छोटा साइज क्लोरीन का होता है, और सबसे बड़ा साइज सोडियम का होता है, ठीक है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ये याद रखना कि एटॉमिक साइज को जो मेज़र करते हैं, एटॉमिक साइज जो मेज़र किया जाता है वो पिकोमीटर में करते हैं। याद रखना, एटॉमिक साइज इज मेजर्ड इन पिकोमीटर, और 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग बात करेंगे मेटालिक कैरेक्टर की, कि मेटालिक कैरेक्टर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है ये, सारा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में जो है ना ये पूछा जाने वाला सारा चीज़ है। तो मेटालिक कैरेक्टर की जहाँ तक सवाल है, मेटालिक कैरेक्टर तो लिख दे रहे हैं पहले कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन प्रेडिक्टेबल टेबल, मेटालिक कैरेक्टर इज स्लोली डिक्रीजेज, ऐसा लिखो, कैरेक्टर इज डिक्रीजेज and non-metallic character is increases। वही सेम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो यहाँ जो है वो घट रहा है, यहाँ तक डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज मेटालिक कैरेक्टर, यहाँ से फिर इधर जैसे ही आएंगे तो इंक्रीज कर जाएगा।
यहाँ इंक्रीज, यहाँ से यहाँ डिक्रीज और यहाँ इंक्रीज, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे, ये तीसरा चौथा नंबर था ना, इसके बाद पांचवा नंबर में आ जाएंगे जिसका है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, सबसे पहले तो इसको डिफाइन कर लें। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है कि पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, जब किसी भी एलिमेंट्स के अंदर ये टेंडेंसी हो कि हम इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे से अपनी तरफ खींच के रखें, अपनी तरफ गेन कर ले, रिक्वायर कर ले, एक्सेप्ट कर ले, इस टेंडेंसी को ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहती है, ठीक है ना। तो क्या होता है, इसको क्या डिफाइन करते हैं कि दैट टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना, जो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। और क्या हो जाएगा कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन प्रेडिक्टेबल इट इज इंक्रीजेज, है ना, ये इंक्रीज करेगा, याद रखना। तो सोडियम से अगर चलोगे क्लोरीन तक में, तो क्लोरीन ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा, ऑलमोस्ट, ये केवल इलेक्ट्रोनिगेटिव लिखते हैं इसे, इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा, याद रखना। सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ लिखना नोट पॉइंट में कि ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एलिमेंट लिख दे रहे हैं इज फ्लोरीन। पूरे प्रेडिक्ट टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन होता है, क्योंकि जब आप इधर से जाइएगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, और डाउनवर्ड से आप बढ़ जाते हैं तो भी इलेक्ट्रोनिगेटिव बढ़ती है। तो फ्लोरीन ही ऐसा रीजन में पड़ता है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। क्योंकि सर उस हिसाब से तो हीलियम पड़ता है, लेकिन इनर्ट को हटा देंगे तो जो सेकंड में आएगा वो ही फ्लोरीन ही पड़ता है। तो याद रखेंगे, नोट पॉइंट में एग्जाम वगैरह में पूछता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो फ्लोरीन है। उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन है। उसके बाद कौन है, नाइट्रोजन है। पहला फ्लोरीन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा नाइट्रोजन एलिमेंट है, ठीक है। अब याद रखिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम आते हैं मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बाद सीधा कंसेप्ट की बात करते हैं हम लोग। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे हम लोग, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो लिख दे रहे हैं क्या बाबू, सबसे पहले लिखेंगे कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन प्रेडिक्टेबल, इन क्या, प्रेडिक्टेबल बेसिक ऑक्साइड is decreases and acidic oxide is increases, है ना, INCREASES, increases। याद रखेंगे कि एसिडिक ऑक्साइड बढ़ेंगे और बेसिक ऑक्साइड घटेंगे और एसिडिक ऑक्साइड बढ़ेंगे। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, और उसके बाद कौन हो जाएगा, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो ये हो जाएगा बेसिक। ये होता है एम्फोटोरिक, दोनों का गुण रखेगा, एसिडिक का भी और बेसिक का भी। और ये तीनों जो हो जाएगा तुम्हारा वो एसिडिक हो जाएगा, और ये तो है ही इनर्ट, इसको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। याद रखेंगे आप इसको नेचर ऑफ ऑक्साइड में। इसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी की बात की जाती है कि केमिकल रिएक्टिविटी क्या होते हैं। तो देखो, केमिकली रिएक्टिविटी जो है वो क्या होगा। रिएक्टिविटी का मतलब है कि किसी दूसरे एलिमेंट से उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करके जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है उसी को हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी बोलते हैं। मतलब कि वो कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, वो कितना ज़्यादा किसी दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है, कितना एक्टिव है, ठीक है ना।
तो केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है वो स्लोली डिक्रीज करता है। तो लिख दे रहे हैं क्या कि इट इज डिक्रीजेज, इट इज डिक्रीजेज लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, कौन लेफ्ट टू राइट, इट इज डिक्रीजेज स्लोली, इट इज स्लोली डिक्रीजेज ऐसा लिख देते हैं। पहले ये डिक्रीज करेगा, इनिशियली डिक्रीज करता है और फिर बढ़ जाता है। इट इज स्लोली डिक्रीजेज लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीजेज, ठीक है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। हम बात पूरे मेथड में ही कर रहे हैं जानबूझ के, ताकि आप एक पे समझेंगे सब पे समझ में आ जाएगा। तो ऐसे आएंगे तो ये डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज करेगा, फिर इधर की ओर आगे बढ़ेंगे तो इंक्रीज कर जाएगा, याद रखेंगे। EASES, हाँ, इंक्रीजेस, ठीक है। याद रखना केमिकल रिएक्टिविटी पहले क्या होगा, घटेगा और फिर अचानक से बढ़ जाएगा। क्योंकि क्लोरीन वगैरह ज़्यादा रिएक्टिव है सल्फर से कम रिएक्टिव है फास्फोरस से, रिएक्टिविटी बढ़ते जाता है। इधर की ओर बढ़ेंगे बढ़ जाएगा, ज़्यादा कंबाइंड करेगा केमिकल। इधर की ओर पहले मेटेलिक साइड में डिक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक साइड में बढ़ेंगे तो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। आप इसका भी ले लेंगे स्क्रीनशॉट। इसके बाद दो कंसेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो बच गया 8 नंबर में, वह है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और एक और बच गया तुम्हारा कौन सा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले 8 नंबर की, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। आयोनाइजेशन क्या, पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, आयोनाइज का मतलब क्या होता है, आयंस बनाना। आयंस बनाया कैसे जा सकता है, इलेक्ट्रॉन दे करके या फिर ले करके। तो यहाँ लिखते हैं क्या कि रिमूविंग ऑफ अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, किसके लिए, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो रिमूव करने के लिए जो लगने वाला इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो सोडियम है, मैग्नीशियम है, यहाँ एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन आर्गन है। यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन, 12, 13, 14, 15, 16 और यहाँ 17। तो सब धीरे धीरे यहाँ 17 प्रोटॉन है, यहाँ 11 प्रोटॉन है। समझ में आ रहा है ना। तो 11 प्रोटॉन, देखो ध्यान से समझो, यहाँ 11 प्रोटॉन रहेगा और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा, तो जो फोर्स लग रहा है यहाँ, क्या यही यहाँ भी वही फोर्स लगेगा। ध्यान से देखो, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन निकालना ही बड़ा मुश्किल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो निकालना ही मुश्किल है। 7 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हाल ही नहीं निकलेगा। तो क्या हो रहा है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इधर की ओर बढ़ेगा, क्योंकि देखो प्रोटॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाया गया फोर्स के ऊपर ही निर्भर करेगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा, यहाँ भी, मतलब धीरे धीरे यहाँ इजीली, यहाँ थोड़ा हार्ड, यहाँ थोड़ा और हार्ड, यहाँ थोड़ा और हार्ड, कहीं 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ जब लास्ट होता है तो 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जब 7 इलेक्ट्रॉन होगा ऐसी स्थिति में, और 17 प्रोटॉन उसके ऊपर अगर इफेक्ट करेंगे, तो ऐसी स्थिति में वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी नहीं होगा। तो ऐसा लिखेंगे कि लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट वाइल मूविंग, है ना, या लिख देते हैं ऑन मूविंग, लेफ्ट टू राइट in predictable table ionization potential is increases, है ना, याद रखिएगा। क्योंकि वो ज़्यादा धीरे धीरे प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो ज़्यादा शील्डिंग करेगा, ज़्यादा रोकेगा। 9 नंबर हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, अब यहाँ है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता कहाँ भागेगी, कहाँ बढ़ेगी, तो देखो लिख देंगे इट इज गिवन बाय क्या, रिक्वायर ऑफ, इट इज गिवन बाय द टेंडेंसी टू रिक्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन in outermost cell। यहाँ लिखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन एंड आर्गन। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देखो ध्यान से, ये है सोडियम, सोडियम है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। मैग्नीशियम भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, सिलिकॉन गेन करेगा नहीं, फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्लोरीन 17 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता, किस क्षमता की बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जल्दी से कौन गेन कर लेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नहीं करेगा ये बात नहीं है, बात जल्दी से कौन करेगा। तो जल्दी से वही कर सकता है, या जल्दी से कौन, या फास्ट इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, ये बात इस पर डिपेंड करेगा उसमें प्रोटॉन कितना है। तो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है और क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन है। 17 प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपनी तरफ खींच लेना बहुत ही आसान काम है। लेकिन सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को खींचने में क्लोरीन के रिस्पेक्ट में थोड़ा देर कर सकता है। तो याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है वो प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करता है। और प्रोटॉन चूंकि क्लोरीन के अंदर ज़्यादा है, इधर से प्रोटॉन बढ़ रहा है, लेफ्ट से राइट जाने पर प्रोटॉन बढ़ रही है। प्रोटॉन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ जाएगा। तो लिख देंगे कि लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो लिख दे रहे हैं क्या बाबू कि इट इज इंक्रीजेज, इट इज इंक्रीजेज लेफ्ट टू राइट। कहां से कहां, लेफ्ट टू राइट। इज दैट ओके? आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज इस लेक्चर के अंदर जो लेक्चर नंबर 8 है वो इतना ही। आई होप कि आप लोग बहुत ही इंजॉय किए होंगे और बहुत ही अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर कोई त्रुटि रही हो कंसेप्ट में या फिर वैसा कोई भी चीज़ जो समझ ना आया हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम उस एरर को हटा सकें और भी अच्छे से आपके लिए मेहनत करें। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। धन्यवाद।